सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अमेरिका ने भारत को हिलाकर रख दिया है। सिर्फ 2 दिन में भारत को कम से कम 3 बड़े सिफारती और तिजारती झटके दिए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से दरामद होने वाली मसनूआत पर 1 अगस्त से 25% नया इंपोर्ट टैरिफ नाफिज करने का ऐलान किया है। सदर ट्रंप ने कहा कि भारत के टैरिफ दुनिया के सबसे ज्यादा और उनके नॉन टैरिफ बैरियर्स भी बहुत सख्त हैं। इसकी बड़ी वजह भारत की जानिब से अमेरिका की ज़रई और डेयरी मसनूआत के लिए मार्केट खोलने से इनकार बताया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने रूस से तेल और असलहा खरीदने की पादाश में अनस्पेसिफाइड पेनल्टी भी आयद कर दी है। अब ये इसका जो इंदिया उन्होंने दिया है, देखना यह है कि इस पर इसको कब इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर आप फिगर्स देखें, उसके मुताबिक भारत अपने खाम तेल का 40% रूस से इम्पोर्ट करता है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से फासला इख्तियार करे और इस हवाले से सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि भारत रूस से तेल और हथियार खरीद कर यूक्रेन जंग को सहारा दे रहा है, इसलिए हम जुमे से इजाफी जुर्माना भी लगाएंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जुम्मा भारत पर भी भारी पड़ेगा। आम बात है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने ईरान से तेल की तिजारत करने वाली 7 भारतीय कंपनियों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। और फिर आइसिंग ऑन द केक या टॉप ये कह लें कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तिजारती डील करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के तेल के ज़खायर एक्सप्लोर करने में मदद करेगा। इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए ऑयल कंपनी की सिलेक्शन का प्रोसेस भी इस वक्त जारी है। फिर भारत के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए सदर ट्रंप ने कहा, एक दिन ये कंपनी भारत को तेल फराहम करने के काबिल हो जाएगी। आम बात है कि 2 दिन पहले सिर्फ सदर ट्रंप ने बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि एक ऐसी पर्सनैलिटी को फ़ोन किया कि जो भारत शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उन्होंने गुरपतवंत सिंह को ख़त लिखा जिसमें उन्हें तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी गई। ये वो सिख रहनुमा हैं जिनके कत्ल की साजिश भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने की थी। इस खत को भारत के लिए बड़ा सिफारती झटका करार दिया जा रहा है। सवाल यह है कि इन अमरीकी इक़दामात से भारत पर क्या कोई असर पड़ेगा। भारत से अमरीका भेजे जाने वाली अब तक जो अशियाँ हैं उसमें स्मार्टफोन्स, फार्मास्यूटिकल्स, जेवरात, टेक्सटाइल और ऑटो पार्ट्स शामिल हैं। जेवरात का जो कारोबार है वो तमिलनाडु का जो टेक्सटाइल सेक्टर है ख़ास तौर पर, उससे वो मुतासर होगा। इस हवाले से कई ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, जिससे एक अंदाजे के मुताबिक भारत की सालाना 87 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स इफेक्ट करेंगी, जिससे शॉर्ट टर्म में भारत की जीडीपी ग्रोथ में भी असर पड़ेगा और 0.3% की कमी वाक़ई होगी। 2024 में भारत का अमेरिका के साथ 45.8 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस था और 2030 तक बाहमी तिजारत को 500 अरब डॉलर तक ले जाए जाने का टारगेट था, जो अब पूरा होता दिखाई नहीं देता। आम बात यह है कि भारतीय मल्टीनेशनल कंपनीज की जो चेन्स हैं वन स्ट्रेटजी के तहत वियतनाम, बांग्लादेश और मैक्सिको के साथ मुकाबले में हैं, जहां चीन से शिफ्ट होने वाले प्रोडक्शन यूनिट्स लगाने थे। मगर नई पेशरफ्त के बाद वियतनाम 20% टैरिफ के साथ भारत के मुकाबले में निस्बतन कम महंगा ऑप्शन है। इस डेवलपिंग सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद हैं। फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब, उनका तजुर्बा है और डिप्लोमेसी का बहुत करीब चीज़ों को देखा है। उनसे ज़रा हम ये समझेंगे कि ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान के लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट हैं, कितनी अहम हैं और भारत के लिए ये कितना बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ट्रंप के आने से जितनी भारत को उम्मीदें थीं, जितनी इंडियन लॉबी वहाँ एक्टिव थी, पाकिस्तान तो उसका 2% भी जो है वो ना उस तरह लॉबी कर सका और ना पाकिस्तान कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद जो स्मार्ट कार्ड्स खेले हैं अपने विद शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, विद इन नो टाइम आई वुड से कि ये कोई महीने तो कुछ नहीं होते डिप्लोमेसी में, फॉरेन पॉलिसी में, तो ये सब कुछ कैसे हुआ है और आगे क्या कुछ होना है। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि भारत के ख़िलाफ़ ये जो अमेरिका के इस इक़दाम को आप फेवरेबल तिजारती मुआहदे के लिए टैक्टिकल या ट्रांजैक्शनल इक़दाम के तौर पर देखते हैं या इसके स्ट्रेटेजिक असरात भी होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, कुछ कहना बहुत मुश्किल है इस स्टेज पे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनैलिटी है, जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, उनको सामने रखते हुए हतमी एतबार से कुछ नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि पिछले कई सालों से, बल्कि अब तो एक दिहाई से ज़्यादा का अरसा हो गया है, अमेरिका और भारत के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी। और दोनों ममालिक क्वाड के मेंबर भी हैं, जो कि एक बड़ा एक्सक्लूसिव क्लब है। और अभी सितंबर में उसकी समिट भी होनी है भारत में। तो कुछ हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि लगता कुछ ये है कि सदर ट्रंप शायद मोदी सरकार को और बीजेपी को और आरएसएस को शायद हमसे ज़्यादा समझते हैं। और जिस तरीके से वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ उनका एक कुछ टिल्ट सा हमें महसूस होता है, उससे ये लगता है कि शायद ये उनकी नज़र में टैक्टिकल ना हो, वो शायद कोई एक स्ट्रेटेजिक गेम भी खेल रहे हैं। क्योंकि अगर देखिए ना, सारा मामला एंटी चाइना हो, तो फिर चाइना के साथ टैरिफ के हवाले से वो बार बार एक लिहाज से उसमें वक्फा दे रहे हैं, पॉज दे रहे हैं, और नेगोशिएशंस अभी तक चीन के साथ उनकी जारी हैं। लेकिन भारत के मामले में उन्होंने जो रवैया दिखाया है वो काफ़ी सख्त है, जो कि हम में से कोई भी उसकी तवक्को नहीं रख रहा था। कुजा के टैरिफ की बात होती, टैरिफ तो देखिए और भी हैं। श्रीलंका पे मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगे, तकरीबन 45%, ब्राज़ील पे 55%। लेकिन असल मामला जो दूसरा जो आपने जिक्र किया ना, पेनल्टीज़ का है, जो कि उनकी रशिया की पॉलिसी, जो भारत रशिया से ऑयल लेता है, वेपन्स लेता है, वो असल चीज़ मेरे लिए वो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो सकता है। और वो भारत के लिए प्रेशर बिल्ड करने के लिए कि आप ब्रिक्स को छोड़िए, आप चीन और रशिया से दूर होइए, वो हो सकता है कि एक प्रेशर टैक्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल किया हो। और अब भारत किस तरह इसको रिस्पॉन्ड करता है, विल हैव टू वेट एंड सी। बिकॉज भारत ने जो कल अपना दिया है रिस्पॉन्स, इनिशियल रिस्पॉन्स, उसमें उन्होंने यही कहा है कि उनके लिए वो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ उनका एग्रीमेंट हो जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, और सेकेंडली दे विल प्रोटेक्ट जो उनके किसान हैं, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो स्टफ़ है वो नहीं आ सकेगा, और दूसरा जो है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनका भी वो ख्याल रखेंगे, और और डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि इस मामले को रोक रही हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इवेंचुअली कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हो जाएगा। अब पेनल्टीज़ का जो टैरिफ का मामला है, पेनल्टीज़ का इशू किस हद तक जाता है, नो वन कैन रियली प्रेडिक्ट। बैदर साहब, ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त अमेरिका की रिलेशनशिप जिस लेवल पर जा रही है दोबारा से, और हम जितना क्लोज होते जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद, अमेरिकन प्रेसिडेंट इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं भारत को उनके घुटनों पर लाने के लिए, एक, और दूसरा, क्या अमेरिका को यानी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ये रियलाइजेशन है कि जिस तरह भारत की एक्सपेंशन होती जा रही है हर फील्ड के अंदर, इकोनॉमिक चले उनको डैमेज देना या सेटबैक उनके लिए ज़रूर होगा, लेकिन जिस तरह उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने कनाडा में, अमेरिका में एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स लेकर वहाँ पर टारगेट किलिंग्स की हैं, और जिस तरह वो रीजन के अंदर भी उसकी इन्वॉल्वमेंट है, और रिसेंटली कतर में उनके स्पाई जो अरेस्ट हुए थे उनको उन्होंने पार्डन करवाया बड़ी मुश्किल से, जो उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स को पकड़ा गया। फिर इसी तरह हमारे यहाँ बलोचिस्तान। सो इंडिया का एक्स्ट्रॉर्डनरी इस किस्म की चीज़ें करना, चाहे वो टेररिज्म के मामलात हों, यानी अपने टारगेट किलिंग के इशूज़ हों, या और मामलात, क्या ये भी एक रीज़न हो सकता है, वन ऑफ द रीज़न, कि अमेरिका थोड़ा सा भारत को कंट्रोल करना चाहता है, काबू में लाना चाहता है? डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। और फिर हमने ये भी देखा आदिल, ये तमाम जो बातें आपने कही हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। पनन के वाक़े से लेकर और बाकी जिस तरह हम देख रहे हैं कि भारत न सिर्फ अमेरिका में बल्कि कनाडा में उन्होंने निजर का कत्ल करवाया 18 जून 2023 को, उसके बाद पाकिस्तान में कई कत्ल करवाए, यहाँ भी, हमारे यहाँ भी, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग जिसे हम कहते हैं। ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन साथ में ये भी हमें देखना है कि जब से पाकिस्तान भारत जंग हुई, 4 रोज़ा जंग पिछले जून के महीने में, उसके बाद से मुसलसल प्रेसिडेंट ट्रंप कई बार बल्कि 30 बार कह चुके हैं कि उन्होंने सीज़ फायर करवाई पाकिस्तान और भारत के दरमियान।
लेकिन भारत की जानिब से उनको मैं कहूँगा कि किसी एक हवाले से इसना भी किया गया कि कोई रोल नहीं था अमेरिका का। तो ये भी एक टेक्टिकल फैक्टर हो सकता है मेरे ख्याल में, कि जिसने प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत एक मायूस किया हो विज़ावी मोदी साहब, विज़ावी भारत, कि वो उनके रोल को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। तो इस वजह से कुछ टिल्ट पाकिस्तान की जानिब भी हो सकता है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ट्वीट प्रेसिडेंट ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ किया है, उसमें चलिए हमारा टैरिफ एग्रीमेंट हो गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। लेकिन साथ साथ जो खुशी की बात है वो ये है कि अमेरिका अब कुछ इन्वेस्टमेंट की बात भी कर रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि माजी के सालों में अगर आप झांकिए तो उसमें पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की जो नोयत थी वो जो सारे हार्ड इश्यूज हैं उसकी बुनियाद पे थी, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, दहशतगर्दी के मसाइल हों, अलकायदा हो और जो है दाइश हो। लेकिन हमारा हमेशा से फोकस यही रहा है कि हम अमेरिका को ल्योर करें कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, हमारी ट्रेड बढ़े, क्योंकि असल चीज़ें तो यही होती हैं ना किसी दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की। तो अगर वाकई जो है प्रेसिडेंट ट्रंप, और अभी अगर कोई अमेरिकन कंपनी नाम सुन रहे हैं एक्सॉन मोबिल का, अगर वो आ जाती है, पहले भी वो यहाँ पाकिस्तान में थे, तो अगर दोबारा वो आके ऑफशोर ऑयल एनर्जी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो इट वुड बी अ वेरी गुड चेंज, आई वुड से। लेकिन यहाँ पे ये बात ज़रूर मैं समझता हूँ कि हमारी नज़र में रहनी चाहिए कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप का दौर है और ये गुजर जाएगा। हमें नहीं मालूम कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद कौन अमेरिका में वहाँ वाइट हाउस में आएगा। हमें हमेशा अपनी सोच लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रखनी है। टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स हर जगह होती हैं दुनिया भर में, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने टैक्टिकल एडजस्टमेंट करके अमेरिका के साथ एक नया दौर का आगाज़ किया है। लेकिन हमें अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को नहीं भूलना चाहिए, उससे हमें गाफिल नहीं होना चाहिए। हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाइना के साथ है और वो उसकी कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा एक ऐसा पार्टनर है जो दिहाइयों से हमारे साथ खड़ा है हर मामले में। तो मैं अपने जो हमारे हुक्मरान हैं उनको यही मशवरा दूंगा कि जहां हम हर तरह से कोशिश करें कि अमेरिका के साथ हमारे इकनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक रिलेशन ज़बरदस्त हों, लेकिन साथ साथ हमें ज़रा थोड़ा मोहतात रवैया भी इख्तियार करना पड़ेगा। एम्बेसडर साहब, ये जो ऑप्टिक्स थे जब फील्ड मार्शल मौजूद थे चाइना में और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वाज और फॉरेन मिनिस्टर वाज इन यूएस डीसी में, सो ये तो ऑप्टिक्स है, मैं इसको ज़रा अभी ऑप्टिक्स पे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप इसकी ज़रा डेप्थ में एनालिसिस करें कि क्या हम इसके ज़रिए ये सिग्नलिंग करने की कोशिश नहीं कर रहे कि हम अपना इक्विलिब्रियम जो है वो आउट नहीं होने देंगे, हम अपना बैलेंस समहाउ मेंटेन रखेंगे, जैसा हमने ईरान इजराइल वॉर के मामले में भी बहुत बेहतर तरीके से अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी भी की और अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी काफ़ी मेंटेन रखा। व्हाट इज़ योर टेक ऑन? नहीं, इट वॉज अ वेरी गुड मूव इन माई व्यू, क्योंकि उससे पहले फील्ड मार्शल तो अमेरिका का दौरा करके भी आए हुए थे और उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात भी हुई थी, और वही मेरे ख्याल में ब्रेक थ्रू थी। जहाँ तक हमारे वज़ीर ख़ारजा का अमेरिका में मौजूद होना, उनकी मार्को रूबियो से मुलाकात होना और बड़ी अच्छी मुलाकात होना, और फिर हमारे फील्ड मार्शल का चाइना में होना, ये इस बात की अक्कासी करता है कि हमारे यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग है कि हाउ टू conduct ourselves or navigate ourselves through these difficult times। जहाँ हमें चाइना की ज़रूरत है हर कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो सिक्योरिटी के मामलात हों, इकनॉमिक मामलात हों, वहाँ हमें अमेरिका की भी ज़रूरत है, ख़ास तौर पे इकनॉमिकली। और फिर अमेरिका भी एक बहुत बड़ी सुपर पावर है और हमारे ताल्लुकात उससे बेहतर होनी ही चाहिए। मैं इसको बैलेंसिंग का नाम नहीं देता, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें इस बात का इदराक ज़रूर है कि हमें किस तरह दोनों ममालिक के साथ जिस लेवल पे हमारे ताल्लुकात की नोयत होनी चाहिए वो रहे, और हम उन दोनों से फ़ायदा उठाएं और उन दोनों को कोई फ़ायदा दे सकें, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप वन साइडेड नहीं होता जब तक कि दोनों ममालिक को उससे फ़ायदा ना हो रहा हो। तो मुझे इस बात पे कुछ इत्मीनान ज़रूर है कि हम जहाँ हम इस बात का एहसास रखते हैं कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात की क्या नोयत होनी चाहिए, वहाँ हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं,
कि हम अमेरिका के साथ जो हमारे बिगड़ते ताल्लुकात है पिछले 15-16 सालों में, उनको किस तरह बेहतर करें, और जो भी एडवांटेजेस हम उनको दे सकते हैं वो हमें दे सकते हैं, हम वो हासिल करें। राइट। अब ये जो अमेरिका ने रूस से तेल ख़रीदने की बात की है भारत से, और उस पर जुर्माना लगाने की बात की है, स्टेट डिपार्टमेंट ने जो इंडियन कंपनीज़ हैं 7 कंपनीज़ पर सैंक्शन लगा दिया है जो ईरान के साथ भी काम कर रही थी। मुझे ये बताइएगा, ये जो रूस यूक्रेन जंग है, क्या यही मेन रीज़न है, या फिर अमेरिका समझता है कि इंडिया बहुत क्लोज हो गया है रशिया के साथ और इस नेक्सस को, इस अलाइंस को भी स्टॉप करना था? और दूसरा, इसके साथ ही ये सवाल ले लें कि जो इस वक्त जो रिसेंट वॉर हुई हमारी, क्या उसमें अमेरिका को ये रियलाइजेशन हुई कि हम जिस प्लेयर को जो है वो लार्जर देन लाइफ बना रहे थे, उसको चाइना के अगेंस्ट या रीजन में अथॉरिटी दे के बैठे हुए थे, वो तो पाकिस्तान से बड़ी बुरी तरह जो है वो अपनी जान छुड़ा सका इस प्रोसेस में, जो कि आज तक लोकसभा में उसकी गूंज सुनाई दे रही है हमें। तो वो क्या आगे इस प्रोसेस को चलाएगा? तो वो थोड़ा सा अब उनको साइज में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक यूक्रेन और रूस का, अपने यूक्रेन और रूस की वॉर का ताल्लुक है और भारत के ताल्लुकात हैं, ये बात सामने रखनी चाहिए कि रूस और भारत की जहाँ तक वेपन्स एक्विजिशन की बात है भारत की रूस से, उसमें तो बहुत कमी वाक़या हुई है, क्योंकि भारत ने 2000 ओबामा के ज़माने से अपनी जो डिफेंस इन्वेंटरी है उसको काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है। मिसाल के तौर पे फ्रांस से राफेल उन्होंने ख़रीदे हैं, और अभी भी अगर आप देखिए जो तो उनका लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजा 1 और तेजा 2, उसके जो इंजन्स हैं 404 या 414, वो तो अमेरिका से ही आ रहे हैं। और अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बल्कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो F-35 भी देना चाहते हैं भारत को, और भारत उनको ख़रीदे। तो जहाँ तक मैं नहीं समझता कि ये मिलिट्री जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब अहम है, लेकिन इस वक्त जो ट्रम्प की ख्वाहिश लगती है वो यही है कि ब्रिक्स को किसी तरीके से अंदर से कमज़ोर किया जाए। और चूंकि भारत बहुत हमने देखा कि पिछले दिनों चीन के साथ भी उन्होंने कुछ अपने ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश की। जयशंकर साहब गए हुए थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में, वहाँ की मुलाकातें हुई, तो कुछ एक ब्रेक थ्रू सा हमें लगता है, क्योंकि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो शुरू हो गई है। डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शायद एब्सोल्युटली राइट सर, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक लफ्ज़ भी चीन के खिलाफ नहीं बोला, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म बाय मीडिया और ऑपोजिशन, but even then he didn't say a single word about China in his 1 hour 40 minute speech. Very interesting. वो एक्चुअली वो मोदी साहब भारत अपने जो रीच आउट है चाइना को, उसको इस्तेमाल कर रहा है टू बिल्ड प्रेशर ऑन द यूएस. So it is working on both ways, on different ways, trilateral ways, I would say. So an interesting game is being played out. अब देखना ये है कि भारत किस हद तक खड़ा होता है और ट्रम्प किस हद तक जो भी वो कह रहे हैं उस पर अमल दरामद करते हैं। सर, टुवर्ड्स द वेरी एंड, ये जो अब ऑयल ऑफशोर इसकी बात हो रही है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि पाकिस्तान के साथ इसमें अमेरिका के लिए कितना पोटेंशियल है, या हमारे लिए इसमें कितना पोटेंशियल है? क्योंकि इससे पहले तो हम हमारा फोकस यही रहा कि वो जो हमारा रीजनल वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ होती थी और दूसरी चीज़ें होती थी। सो अब हमने कोई लॉन्ग टर्म यकीनन सोचा होगा, क्योंकि वी हैव पेड अ प्राइस ऑफ दैट स्ट्रेटजी व्हाट वी हैव मेड अर्लियर। लेकिन आप समझते हैं कि ये जो इस वक्त अमेरिका का जहाँ से स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान के साथ ट्रेड के मामले में, इसमें पोटेंशियल है और दोनों कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल है? तो बहुत पोटेंशियल है, मैं तो समझता हूँ, और ख़ास तौर पर एनर्जी सेक्टर में तो बहुत पोटेंशियल है। और अगर ये भारत की लेट से टैरिफ्स बरकरार रहते हैं, वो कि हम पे भी मतलब ये है कि अगर ये टैरिफ्स रहते हैं तो हमारे लिए और अपॉर्चुनिटीज़ अमेरिका निकल भी आएंगी, एक्सपोर्ट्स के हवाले से भी। तो पोटेंशियल तो बहुत है, और मैं उम्मीद करता हूँ और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि इस पोटेंशियल को हम रियलाइज़ करेंगे, क्योंकि एक दफ़ा अगर इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो फिर वो जो मल्टीनेशनल्स हैं, वो कंपनीज, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए लॉबी बन जाती हैं उस मुल्क में। और ख़ास तौर पे अमेरिका जैसे मुल्क में तो हमारे लिए बहुत अशद ज़रूरत है कि हम
बहुत सी वहाँ से इन्वेस्टर्स लेकर आएँ, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो जो हैं बेशुमार हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। थोड़ी सी पॉलिटिकल हमारे यहाँ स्टेबिलिटी आ जाए, जो कि आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे, और अमेरिका के साथ जो हमारे एक ताल्लुकात में एक सरदमहरी सी थी और एक बेतमादी सी थी, वो कुछ कदरे बेहतर हो जाएगी। राइट, थैंक यू सो मच। अब्दुल बासित साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ मौजूद, राय से आगाह कर रहे थे कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का इस वक्त स्टेटस क्या है, और रीजन में अमेरिका भारत के साथ जिस तरीके से चल रहा है या जो करना चाहता है उस पर अपनी राय दे रहे थे, और पाकिस्तान इसका कैसे एडवांटेज ले सकता है, आगे बढ़ सकता है, इस पर बात हो रही थी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे। पीटीआई को आज एक बड़ा झटका लगा है। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 4 केसेस का फैसला सुनाया है, जबकि इस्लामाबाद की अदालत ने 26 नवंबर केस में आरिफ अलवी और सलमान राजा समेत 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अगर सिर्फ 9 मई के केसेस की बात करें तो फैसलाबाद की अदालत ने कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडरान समेत मजबूरी तौर पर पीटीआई के 200 से जायद रहनुमाओं और कारकुनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है, जिनमें जो नुमाया रहनुमा हैं उनको 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसमें उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कंवल शोजब, राय अहमद नवाज और साहबजादा हामिद रजा शामिल हैं। रुकने पंजाब असम्बली जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई, जो अदालत की जानिब से दी गई है। सबसे कम सजा यही है, जबकि साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी, फरूख हबीब, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो को मुकदमात से बरी कर दिया गया है। इस मुकदमे में बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और अली अमीन गंडापुर नामजद थे। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी कैद में होने की वजह से ट्रायल का हिस्सा नहीं बन सके, जबकि अली अमीन गंडापुर का ट्रायल भी नहीं हो सका। पार्लिमानी सियासत के तनाजुर में पीटीआई के लिए बड़ा सेटबैक है। कम से कम 19 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली फैसलाबाद के केसेस में नामजद थे। चंद रोज़ पहले लाहौर और सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के अहमद चट्ठा, अहमद खान भच्चर और डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियाँ महमूद रशीद समेत दीगर मुल्ज़िमान को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। अब देखना है कि पीटीआई सूरत हाल से कैसे निपटती है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि केसेस के फैसलों से मुल्ज़िमान को अपील करने का मौका मिला है। जिसकी अपील मंजूर हो गई वो रिहा हो जाएगा। इस तरह कम से कम 9 मई का मामला एक जस्टिफाइड क्लोजर की जानिब बढ़ेगा, और जो ट्रायल मुकम्मल ना होने की वजह से लटका हुआ था। 9 मई का दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक तारीख चैप्टर है, जब रियासती इदारों, कौमी इमलाक, अस्करी तनसीबात और शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, जिससे न सिर्फ आइन और कानून को चैलेंज किया गया बल्कि मुल्क की सालमियत पर खुल्लम खुल्ला हमला किया गया था। और संगीन जुर्म के खिलाफ आज के फैसले जो हुए हैं उससे एक डेटरेंस क्रिएट की गई है, ताकि मुस्तकबिल में कोई इस किस्म के मामलात ना कर सके और रियासत और रियासती इमलाक को नुकसान ना पहुंचा सके। पार्टी के लिए उसके अंदर एक ये बहुत बड़ा इशारा है कि पार्टी के अंदर जो लोग अब भी अगर वायलेंस के ज़रिए सियासत करना चाहते हैं उनको आगे आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना रहेगा, लेकिन जो लोग एक पीसफुल पॉलिटिकल स्ट्रगल करना चाहते हैं उनके लिए स्पेस मौजूद है। बज़ाहिर इस फैसले से और जो सूरत हाल है उससे यही पता चलता है कि पीटीआई की स्पेस श्रिंक होती जा रही है। पीटीआई को पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करने के लिए पॉलिटिकल एफर्ट्स करने होंगे जिसके साथ वो आगे बढ़ सके, वरना आगे और मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और जिसका सामना पीटीआई को करना पड़ता रहेगा। इसी तमाम इशूज़ पर हम आज बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे अदर सिद्दीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, लॉयर हैं, और हसन अयूब, सीनियर एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हसन, आई विल स्टार्ट विद यू। आप मुझे ये बताएं कि केपी हुकूमत के खात्मे की एक एक्स पोस्ट किया आपने, जिस पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सख्त जवाब दिया। आप क्यों समझते हैं कि केपी हुकूमत के जाने का वक्त आ गया? देखिए, मेरी बात को तो कन्फेस कर गए अली अमीन गंडापुर साहब। उन्होंने जो चैलेंज दिया था उस चैलेंज में तो आधा कन्फेशन मौजूद है कि उन्होंने कहा कि अगर कोई अदालतों के ज़रिए या कोई गवर्नर रूल के ज़रिए या कोई मार्शल लॉ के ज़रिए मेरी हुकूमत का खात्मा होता है तो भाई आपके ऊपर जो है वो मुतद्दिद मुकदमात चल रहे हैं जो कि कंक्लूड होने के करीब हैं। एक मुकदमा तो 2016 का चल रहा है,
जो शहद बरामदगी का जो उनके ऊपर केस चल रहा है, आपको पता है ना, जो ब्लैक लेबल शहद उनकी गाड़ी से बरामद हुआ था, तो वो मुकदमा भी 342 के स्टेटमेंट के ऊपर खड़ा हुआ है और 3 मरतबा वेल लेफ्ट कर चुके हैं। और लास्ट हियरिंग के ऊपर तो अदालत ने उनको कहा था कि उनके वकील साहब जो है वो तहरीरी सवालनामा उनके जो है वो कोर्ट से लेके जाएं, तो वो फिर नहीं लेके गए। जो उन्होंने एप्लीकेशन दी है बेसिकली बरियत की, वो बरियत का जो है वो भी इन लेंथ उनकी जो हियरिंग सुनकर 5 घंटे के उन्होंने कहा जी उनको दलाल देने हैं, दलाल देकर फैसला सुना देंगे। तो उसमें तो आपको याद है वैसे वो फुटेजेस जो टेलीविजन चैनल्स के ऊपर चली थी 2016 के अंदर, जब निकाला जा रहे थे तो रास्ते में नाके में जब रोका गया था तो वो फिर भाग पड़े थे। और वो दूसरे धरने के दिनों की फुटेज है, जब दूसरा धरना प्लान हो रहा है। तो वो फिर उस टाइम वो किसी को पकड़ा ही नहीं दिए थे। आपको याद है वो जिस तरीके से फुटेजेस तमाम चैनल्स पे चली थी, और गाड़ी में से सामान भी जो निकला था वो कैमरों ने उस सब चीज को कैप्चर कर लिया था। लेकिन उनकी भागने की सलाहियत तो आज भी बरकरार है। वो आज भी जो है वो कई डिस्ट्रिक्ट्स क्रॉस करके जो है वो निकल जाते हैं अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान सड़क पर, और फिर हुकूमत को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को पकड़ा ही नहीं देते, और वो इतना तेज भागते हैं कि वो कहते हैं कैच मी इफ यू कैन, कोई उनको पकड़ नहीं सकता। लेकिन हसन मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि क्या वो नाअहल होंगे? ये लगता है आपको केसेस की बुनियाद पे जो आप बात कर रहे हैं, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई? देखिए जी, अभी तो वो उनकी ख्वाहिश है कि उनको वोट आउट किया जाए। अली मीन गंडापुर की ख्वाहिश है कि उसमें वो मजीद टाइम बाय कर सकते हैं, लेकिन उनके पास अब टाइम नहीं बचा। अब वो जो है वो दिनों के मेहमान हैं, महीनों के नहीं या हफ्तों के नहीं, यानी वो चंद दिन के अंदर अंदर उनका फैसला हो जाएगा। अभी आप मैं सुन रहा था उन्होंने कोई ये एक लंबा प्लान दिया है, कोई 15-20 दिन का, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि जनाब हर ज़िले से लोगों को बुलाऊंगा, उनके साथ बैठूंगा, उनसे बातचीत करूंगा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वो जो इक़दाम और जो तजावीज़ वो देंगे, और फिर उसके बाद तमाम के तमाम लोगों का एक ग्रैंड जिरगा वो बुलाएंगे। ये मेरे ख्याल से ग्रैंड जिरगा बुलाने का वक्त उनके पास जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब उनका चल हुआ है। और जिसी वजह से 2 हफ्ते से पहले उन्हें डेंजर में देखते हैं, उनकी हुकूमत जाती हुई? मैं तो उनको बहुत जल्दी देख रहा हूँ डेंजर के अंदर। अदर साहब, आपके ख्याल में क्या जो हसन अयूब साहब ने तज्जिया पेश किया है वो दुरुस्त है? आपको भी लग रहा है कि वो नायल होने वाले हैं, क्योंकि आप कानूनदान हैं, आपको कानून की समझ है? और अगर नहीं तो आपके ख्याल में केपी हुकूमत की जो मजबूती होगी उसकी वजह क्या होगी फिर? क्योंकि अगर हालात इस नहज पर पहुंच गए, एक, और दूसरा ये कि उन्होंने अभी कुछ एक फड़क मारी 2 दिन पहले, अब दोबारा वो एक मैसेज के ज़रिए जो है डिफेंसिव होते दिखाई दे रहे हैं। सो वो बड़े बड़े दावे करते हैं, वर्कर्स को लाते हैं सड़कों पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो कई अजला क्रॉस करके निकल जाते हैं। और जिस तरह 2016 के वाक़े का हसन तज़किरा कर रहे हैं, उस वक्त भी वो निकल गए थे, अभी भी वो निकल गए, आगे आपको निकलते दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो है वो कोई ट्रबल होगी? अदर साहब, बहुत शुक्रिया। हसन अयूब भाई है, और आपको पता है कि मैं डायरेक्टली तो नहीं, हम आपको रियासत युगांडा में रह रहे हैं। आपने मुमलकत पाकिस्तान में नहीं रह रहे, जो एक बड़ी पाक मुमलकत थी जिसमें आइन और कानून की हुक्मरानी थी। 2016 के केस की बात हो रही ना, ये एकदम इसको पहिए कैसे लग गए? मेरा ये सवाल नहीं है। 16 से अपना देखे ना, मैं आपके सामने रख रहा हूँ ना बात सारी ना, हम भी वकालत करते हैं, हमें पता है ना क्या होता है। तोशाखाना के केसेस थे, आसफ जरदारी, और वो डेटे बढ़ रही हैं। इलेक्शन कमीशन में जो मुखालफिन के केसेस है वो कोई लग रहे हैं। 5 अगस्त की तारीख से पहले 9 मई के बाकी फैसले भी आने हैं। इल्हाम हो जाता है, या पता है, या वो कुम्हारों की बेटी भाग गई है, रात जाने से पहले बता दिया था उसने। तो यहाँ से आप समझ आए ना, ये आइन और कानून की बात नहीं है। आइन और कानून कौन सा पाकिस्तान के अंदर? आप साइफर का इतना शोर आता था आपके प्रोग्राम में बैठकर, कहाँ गया वो साइफर? इद्दत के केस पे वो हो जमीन आसमान एक कर दिए थे, जहां आइन और कानून की हुक्मरानी। अभी अदालत का 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो चांद चढ़े हैं जमशेद दस्ती का, वो फैसला पढ़ के खुदारा यार हंसी आ रही थी कि पता नहीं किस मुल्क में रह रहे हैं आप, क्या आइन और क्या कानून और क्या पामालियां हो रही हैं यहाँ पर। यहाँ खुदारा ये रूल जो आप कर लें, शौक पूरा करना है, करते सिर्फ एक शख्सियत को, इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करने के लिए इस निजाम का सत्यानाश किया जा रहा है। ओके, यानी आप अगर चाहते हैं कि इस मुल्क में अब चले, एक बड़ा जबरदस्त होना था। मुझे याद है मुशर्रफ का जब दौर आया ना, तो नवाज शरीफ के दौर में बड़ी करप्शन की बातें होती थी। उसके बाद देखा आपने वो दौर कैसा आया था, बिजली में, वापडा में,
सुई गैस में, पता नहीं हर महकमे के अंदर पता लगा जनाब। और आज 3.5 साल में क्या पाकिस्तान में करप्शन खत्म हो गई है? पाकिस्तान में निजाम इंसाफ में ये पहले नंबर पे आ गया है। कहाँ खड़े हैं आप आज? आप उससे हसन अयूब साहब जरा ये बताएं मुझे कि कहाँ खड़े हैं हम, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। इनके साथ इंसाफ हो भी तब भी तो उन्होंने यही कहना है कि लुट के पिट के मर गए। खान साहब जनाब देसी घी में भुने हुए मटन खा रहे हैं, देसी घी में भुने हुए जनाब चिकन खा रहे हैं देसी, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं जी कि मेरे साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा है। वो अच्छा वो कहते हैं जी कि जो पानी है वो मट्टी वाला पानी दिया जा रहा है। मैंने पूछा, यानी मेरे कुछ दोस्त हैं उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी कि 4 मुशक्ति हैं खान साहब के पास। टेलीविजन चैनल्स जो है ना वो 3 चैनल्स उनको बिल्कुल ठीक ठाक आते हैं, 3-4 चैनल वो देख रहे होते हैं, प्राइवेट चैनल्स, अखबारात उनको मिल रही हैं, उनको किताबें मिल रही हैं, लेकिन खान साहब कहते हैं जी कि मेरे साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा है। 2 से 8 घंटे वो एक्सरसाइज करते हैं और ऐसी एक्सरसाइज करते हैं कि कमाल एक्सरसाइज है जो खाते हैं। और इस मौसम के अंदर खान साहब यानी लस्सी पी रहे हैं, यानी बरसात के मौसम में तो हमारे जो देहातों में भी लोग लस्सी पीने से इज्तनाब करते हैं, लेकिन खान साहब माशाल्लाह लस्सी पीते भी हैं और लस्सी उनको कोई हार्म भी नहीं पहुंचाती क्योंकि वो अपनी मैं जवाब दे दूं? जी कोई जी। तो सिद्दीक साहब मेरे एक सवाल भी ले लीजिएगा। अच्छा सिद्दीक साहब आप सवाल ले लीजिएगा, वो लाहौर में भी एक ज़मीनी इलेक्शन होना है तो उसमें मेरे भाई जो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, वरना आपकी कैंपेन के लिए हम भी हसन भाई मजाकी अच्छे हैं, अच्छा मजाक कर लेते हैं। आप अभी आपके चैनल आपके तवस्सुत के प्रोग्राम में हैं आदिल, आप हसन अयूब और मैं तीनों चलते हैं, कमीशन बनाते हैं और जेल में चलते हैं। आ जाए देख लेते हैं जाकर। यानी आप खुदारा यार एक बेटे जाकर बाहर कह रहे हैं कि भाई, और ये बात हकीकत है, मेरी जब मुलाकात हुई बिल्कुल मुलाकातें नहीं करा रहे। यानी हमें खुदारा यार, यानी हम यानी क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं? एक आदमी से डर और खौफ अगर इतना है, आपका हेयरिंग जब मर्जी हो रखनी हो रख लें, नहीं रखनी ना रख लें। असल जो बात में आपकी तरफ है ना, ये तो मेरी कान थक जाते हैं ये टेपें सुन के। मैं चलते हैं, आप आगे मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पता चल जाएगा कौन सी देसी घी की रोटी है, कौन सी लस्सी पी रहे हैं। पाली साहब आ रहा है, मैं तो खुद लॉयर्स में 21 दिन जेल में रह गया हूँ, नजरबंदी की ऑर्डर से मेरे, मैं तो जेल का माहौल देखा है, मुझे तो अंदाजा है कि जेल के अंदर क्या हालात है। बाकी ये पूरी दुनिया के गुआंतानामो वगैरह में ऐसे हालात नहीं थे। लाल किला की जेलों के जो हालात आपने बनाए हुए हैं ये सारे हैं। अब आ जाए अगली बात जो पहले मैंने रख दी थी। फर्ज करें अपना अली बिन गड्ढापुर को कोई सजा हो भी जाती है तो वो सजा जो है ना 63(1)F के दायरे में नहीं आती है, ठीक है ना, और 63(1)H के में नहीं आती है, वो छोटी सजा होती है। चले फर्ज करें सजा हो भी गई, मैं एक बात कर रहा हूँ अपने तौर पर, जहाँ 2 बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर अभी जितनी हुई हैं सजाएं हुई हैं 9 मई की, उसमें अब छुट्टियों के दरमियान सजाएं दी हैं ताकि केसेस फिक्सेशन करने के हवाले से दिक्कत हो, मसले हो। आपने इमरान खान साहब की 9 मई की देख ली है, सुप्रीम कोर्ट में जमानते पता था कि 2 मेंबर बेंच के पास नहीं, क्यों 2 मेंबर बेंच के पास लगाया, 3 मेंबर बेंच के पास जाना चाहिए था। अब यहाँ पर सजा जब आएगी, सजा में अगर फर्ज करे सजा सस्पेंड होती है, कन्विक्शन भी सस्पेंड हो जाएगी। इसमें ऐसा मसला क्या याद, ये कौन से कोई कत्ल का दहशतगर्दी का मसला है? आप कम से कम सांस लेने के लिए रास्ता नहीं दे रहे। एक हुकूमत है वो भी लेकर जानी है, और उसके लिए आप अंदाजा लगाए गवर्नर क्या कह रहा है। गवर्नर क्या काम है सियासत में हिस्सा लेने का? पाकिस्तान लॉयर्स फोरम का केस है, जो आसफ अली जरदारी साहब सदर के होते थे, सदारती होता छोड़ना पड़ना था। गवर्नर का तो काम कोई नहीं, वो तो कह रहा है 5, और वो कह रहा था करने वाले फरिश्ते आकर वोट डालेंगे। ये नजर आ रहा है सारा कुछ हमें, या तो बताएं नजर नहीं आ रहा कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड, कौन से हालात। खुदा रहा यार इस तो जो गवर्नर ने कहा था अजहर साहब, वो तो आपके वजीर आला ने करके दिखा दिया ना। नहीं वो देखिए बात इतनी है, होता है सियासत इसी का तो नाम है, सियासत इसी का तो नाम है कि बजाय इस तरह करके, और दूसरा जाता है कि पार्टी में हमारे अपनी तौर पर ठीक है इख्तलाफात अपने रहे, लेकिन वोट जो इलेक्शन के लिए रिजल्ट तो वही आया ना, 6-5 आया ना। इसका मतलब गवर्नर जो कह रहे थे वो वजीर आला की कोई बिहाइंड द स्क्रीन अंडरस्टैंडिंग से बात हो रही थी। बता देना 5, यानी वो कैसे ले गए वो। अब सवाल है क्या ये दादरी नहीं है, क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है? जो कुछ भी आप कहें इस बात को, तो सर उसमें आपके वजीर आला भी तो बज़ाहिर साथ नजर आए ना, वो अपनी सीटें क्यों नहीं ले सके? अब देखिए मैं एक बात छोटी सी बताऊं आपके साथ, सियासत इसी का नाम है, इंटेलिजेंट खेला है। मैं अली बिन गंडापुर, वो सियासत है, और जो गवर्नर ने किया आप कह रहे हैं वो जो है वो करप्शन है। गवर्नर का इख्तियार नहीं है ना, गवर्नर सियासी होता नहीं है सर, गवर्नर का कोई काम नहीं है। गवर्नर को तो नॉन पार्टीजन होना चाहिए, वो किसी सियासी जमात का नुमाइंदा नहीं है। ठीक, वो अगर सियासत कर रहा है वो गलत कर रहा है, सामने बात है। वो धांधली है, गंडापुर करे तो वो हलाल है, वही काम इनके लिए हलाल है। भाई वो सीधी सी बात है, वजीर आला है, मुंतखब नुमाइंदा है, वो कोई
फार्म 45-47 की पैदावार तो नहीं है ना। ओके, वो बहुत बड़ी बात है। देखिए ये लॉजिकल बात नहीं है ना। अगर आपकी सीटें ज्यादा थी तो आपकी सीटें ज्यादा होनी चाहिए थी, आपका हक है। फिर 6-5 फॉर्मूले पे इत्तेफाक नहीं करना चाहिए ना। ये क्या सियासत है? इसका मतलब आप होल्ड अ सेकंड सर, अजहर साहब होल्ड अ सेकंड। देखिए ना, आप उनको कहते हैं कि ये रली मिली से खेलते हैं। आप सेनेट इलेक्शन हो तो आप रली मिली कर लेते हैं। बट हैविंग सेड दैट, मैं जरा दूसरे टॉपिक की तरफ आगे जाना चाहता हूँ कि आप लोग बाई इलेक्शन में भी पंजाब के अंदर भी मकामी तौर पर एडजस्टमेंट्स करते रहे हैं। PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी की एडजस्टमेंट्स होती रही हैं। आप लोग सेनेट पे भी, ये माजी मैंने आपको बताया, ये कुछ कर चुके हैं। और आप लोग अभी भी ये KP गवर्नमेंट ने एडजस्टमेंट की है, ये आपको मानना पड़ेगा। और आप दिल से माने में, वैसे TV टॉक शो में आप हमारी बात को वैसे डिनाई कर रहे हैं, दिल से आपको भी पता है कि होया की है, कीता की है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हसन मुझे ज़रा ये बताएं कि इमरान खान के जो बेटे हैं उनके हवाले से मुतज़ाद स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो इसकी क्या रीज़न है? और आप क्या समझते हैं कि वो क्या पाकिस्तान आएंगे, और आएंगे तो उनका क्या रोल होगा? इमरान खान साहब ने अपने बच्चों को एहतजाज में हिस्सा लेने से रोक दिया है। ये बड़ी लाउडली एंड क्लियरली बात आ चुकी है। वहाँ पर अडियाला जेल से भी मालूमात मिली हैं, जो रिपोर्टर्स थे वहाँ से भी मालूमात मिल चुकी है। अब वो अलीमा खान साहिबा जो है ना, वो कवर अप करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि वो झूठ बोल रही हैं बाहर आकर। उन्होंने कहा जी कि उनका बाप है, उनका बाप जो मौजूद है उनको लीड करने की ज़रूरत है। ये ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा है जी कि वो नहीं आएंगे पाकिस्तान, वो एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगे। ये खान साहब कह चुके हैं। अच्छा, अब खान साहब ने कह दिया, खान साहब के अपने बच्चे तो बड़े लाडले हैं और वो गरीबों के बच्चों को हर थोड़े महीने बाद कहते हैं कि निकलो बाहर, एहतजाज करो और आपने हकीकी आज़ादी दिलवानी है। और उनके वालिद साहब के लिए, अपने वालिद के लिए हकीकी आज़ादी दिलवाने के लिए जो सलमान साहब है वो पहुंच गए अमेरिका, और अमेरिका में जाकर जो है वो कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के जाके पाँव पड़ गए और वहाँ पर जनाब मिन्नत अल्लाह कर रहे हैं। और उनसे पूछा कि आपके वालिद के कोई अलाइज हैं रात को वो जो है वो टेलीविजन शो के अंदर, तो वो कह रहे हैं कि वी आर लुकिंग टुवर्ड्स USA, अमेरिका। वो अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। राइट, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। अजहर सिद्दीक साहब, हसन अयूब साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बास की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।